बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। यंग इनर्जेटिक लीडर मोहम्मद औरंगज़ेब विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हेड फैकल्टी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। आप कैंपस पोर्टल के हेड भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हम आपसे रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और उनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए औरंगज़ेब साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पे आए और आपने हमें आज जो है मुख्तलिफ़ सवालात पे जवाब देने के लिए हमें शुक्रिया मैं अदा करता हूँ इस चीज़ के ऊपर आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें कीमती टाइम देने का। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो आबाई गांव है वो यहाँ से कुछ मुसाफत पे 100 किलोमीटर दूर हासिलपुर से है। लेकिन 1982 में मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आए, तो उसके बाद उनकी डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टिंग रही। तो 1996 में उन्होंने बहावलपुर को एज आ होम स्टेशन चूज़ किया और हम लोग जो हैं तब स्कूलिंग फिर 1998 में हमने यहाँ से स्टार्ट की। तो मेरा जो इब्तदाई तालीमी सफ़र है वो इंटरनेशनल इस्लामिक पब्लिक स्कूल में ज़्यादा गुजरा और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहावलपुर में FSc मून सिस्टम ऑफ एजुकेशन से कंप्लीट की और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से कंप्लीट की। फिर MS का जो सफ़र था वो लाहौर में मेरा रहा और उसके बाद जो है मैंने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। नेशनल बैंक में भी मैंने सर्व किया और इसके साथ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट लिया लाहौर में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस्लामाबाद में भी रहते हुए जब मैं नेशनल बैंक में था तो मॉडर्न एकेडमिक सेंटर जैसे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में वहाँ पे अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम देता रहा। तो उसके बाद जो है वो अपनी आला तालीम को जारी रखने के लिए और अपनी एजुकेशन सिस्टम में खिदमात जारी रखने के लिए बहावलपुर में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन किया और फिर PhD का सफ़र भी यहीं से शुरू किया जो कि अभी इंशाल्लाह मुकम्मल होने के करीब है। जी, बैंक का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? जी, बैंकिंग की जॉब अच्छी जॉब है लेकिन मेरे मिजाज से थोड़ी मुख्तलिफ थी। मैं कुछ न्यू एक्टिविटीज़ करने के लिए हमेशा कोशिश रहती है मेरी। बैंकिंग जो है वो बिल्कुल एक रूटीन की जॉब थी जिसमें आप सिर्फ सुबह से शाम तक एक ऑपरेशनल काम करते रहते हैं। तो मैं बहुत थकावट भी महसूस करता था और मैं अपने अंदर वो एक डेवलपमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो मुझे वो वैसे नज़र नहीं आ रही थी। तो ऑल्दो नेशनल बैंक बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा बैंक समझा जाता है लेकिन मैं ख़ास तौर पे मजबूरी के नाम पे नौकरी करने का कभी कायल नहीं रहा। तो मैंने फिर एकेडेमिया में आना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा और दोबारा बैंकिंग को खैराबाद कह के एजुकेशन सिस्टम में अपनी तरक्की का सफ़र और अपनी मेहनत का सफ़र जारी किया। माशाल्लाह, PhD हैं आप। PhD का थीसिस किस मौजू पर है आपका? जी, मेरा PhD का जो थीसिस है वो ग्रीन कंपेटिटिव एडवांटेज पे है। लेदर इंडस्ट्री के लिए मेरा काम है और बेसिकली पाकिस्तान लेदर इंडस्ट्री में एक अच्छा प्रोड्यूसर है और 2015, 2016, 17 तक एक GDP में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता रहा। इसके साथ में जब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है लेदर सेक्टर तो उसके साथ में बेशुमार मसाइल हैं जो पॉल्यूशन से रेलिवेंट हैं। जितनी भी लेदर टैनरीज हैं पाकिस्तान में वो कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला और जितने भी मुख्तलिफ शहरों में हैं, मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ान सेहत के मामलात बेहतर नहीं हैं। वहाँ पे एक टन लेदर को जब आप रिसाइकिल करते हैं तो उसमें से सिर्फ आपका यूजेबल एलिमेंट 120 kg होता है। 80 kg जो है वो आपका वेस्टेज है जिसको आप डिफरेंट प्रोसीजर्स में, शेविंग में, बफिंग में और रिसाइकिल करते हैं और आप उसको वहाँ से निकाल देते हैं। और एक टन
लेदर को आप जब रिफ़ाइन करते हैं तो 4000 लीटर्स आपको वाटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि मोर देन 500 डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्सअप होता है। और ये सारी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 800 केजी जो है आपका वेस्टेज ऑफ लेदर है, और उसके साथ में आपका ये 4000 लीटर वाटर है। इसको कहीं पे भी जो ज़ाया करने के लिए, तल्फ करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। तो कुछ शहरों में देखा गया है कि ये एंटी ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पानी जहरीला नीचे ज़मीन में जाता है, तो फर्टिलिटी का उसमें प्रॉब्लम है। और इसी के साथ में वहाँ पे दीगर मसाइल जो हैं सेहत के हवाले से, वहाँ पे मुलाजमीन के और जो वहाँ पे रिहायशी लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं। तो मेरी बेसिकली स्टडी उनके लिए है, लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेदर टेनर्स एसोसिएशन के साथ जो है वो मेरा काम जारी है। मैं उनको इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर जो है वो काम करना चाहता हूँ। ग्रीन HR स्ट्रेटजीज जो हैं, ग्रीन इनोवेशंस हैं और ग्रीन ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी है, ये वो अहम नुकात हैं जिनके ऊपर मेरी रिसर्च है और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने चाह रहा हूँ। सर, फैकल्टी ऑफ साइंस के हेड होने के नाते कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके अंडर काम कर रहे हैं? जी, मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें साइंसेस हैं, आर्ट्स हैं, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कि मैं अपने विजन के अकॉर्डिंगली जो है वो फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट कर रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर हैं PhD हैं या MPhil हैं? जी, हमारे पास मिनिमम जो क्राइटेरिया है PhD फैकल्टी मेंबर जो है वो है, लेकिन हमारे पास जो HEC से वेरीफाइड है वो MPhil है मिनिमम क्राइटेरिया। गोया हमारे पास जो हैं वो PhD फैकल्टी मेंबर्स हर डिपार्टमेंट में 3 to 4 PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हमारे पास जो इस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर अंदाज में यहाँ पे तालीमी सरगर्मियों में हेल्प कर रहे हैं। सर, आपके कैंपस के पोर्टल सिस्टम को भी हेड कर रहे हैं आप, और आपका पोर्टल सिस्टम यूनिवर्सिटी से किस तरह मुख्तलिफ है दूसरी यूनिवर्सिटियों से? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पोर्टल सिस्टम पे है। मैं यहाँ पे आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो पोर्टल सिस्टम है बेसिकली पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वो हमारे नोटिस बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते, हमारे स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल पोर्टल अकाउंट्स हैं, और ये वी आर द पॉइनियर्स इन मार्केट जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम में पोर्टल सिस्टम को प्रॉपरली लॉन्च किया। और हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो भी पोर्टल सिस्टम को यूज़ करते हैं। वो अपने असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो एवेल्यूएशंस हैं, वो अपने पोर्टल सिस्टम पे कंप्लीट करते हैं। तो डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट अपने लॉगिन करके और वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स हैं, क्या ग्रेड्स हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतर सिस्टम है जो कि कोविड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको बाद में इम्प्लीमेंट किया। तो हम बिफोर कोविड इसको जो है लेके चल रहे हैं, और हमारे पास पोर्टल सिस्टम की वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जारी है, और हम स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट करने में कामयाब हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में आपके मुनफरिद खिदमात जारी हैं। अमूमन आपको मुख्तलिफ विजन पर काम करते हुए देखा है। आपने खिदमात का सफ़र बहावलपुर से क्यों शुरू किया? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाई बहावलपुर से एक बहुत ख़ास लगाव है। बहावलपुर वो शहर है जिसने हमें शनाख्त भी दी, जहाँ से हमने तालीम भी हासिल की, और इस शहर के लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा प्यार है हम सबको। तो मैंने बहावलपुर का जो है वो चुनाव इसलिए किया कि पहली वजह इसमें ये थी कि मेरा होम टाउन था, और दूसरी वजह ये थी कि मैंने मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हुए ये देखा है कि हमारे जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो बहुत आला ओहदों पे जा सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों की खासी कमी देखी गई है। वो उनमें कॉन्फिडेंस है, वो उनमें मोटिवेशन है, और वो उनमें एक प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए वो विल नहीं है उनके पास। तो बेसिकली बहावलपुर में यहाँ पे रहते हुए जो एक सफ़र शुरू किया गया है, इसमें ख़ास वजह ये है कि हम अपने इलाके के लोगों को बेहतर तरीके से बनाएं, ताकि वो बड़े शहरों में जाके और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके कम्पीट कर सकें, ताकि जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पे बहावलपुर जो है वो किसी भी शहर से, किसी भी मुल्क से वो पीछे ना रहे। हमारी ये कोशिश है,
और मैंने इसमें अभी जो एक वीएन जो है उसको इनिशिएट किया है, वो बेसिकली ये था कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो बीएस प्रोग्राम्स में स्पेशली पढ़ रहे होते हैं, उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। वो इंडस्ट्री को एक्सप्लोर जब करते हैं तो वो आम तौर पे जॉब पे जाने के बाद एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्लेटफॉर्म से वर्दी डायरेक्टर मोहम्मद इरफान साहब के वीएन से हमने एक मुहिम शुरू की है कि हम पाकिस्तान की रिनाउंड एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइनिंग कर रहे हैं, जिससे हमारे जो रिसर्चर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस डेवलप कर सकें, और वो बिफोर प्रैक्टिकल लाइफ जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होनी है उससे पहले इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकें कि मार्केट में कौन कौन से मामलात हैं और मार्केट में हमें किस तरह से बेहतर फैसिलिटेशन हो सकती है। वो जब इंटरव्यूज़ पे जाएंगे तो उनको उनकी एप्लीकेशंस के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रही हैं उनको वो पहले से पता होगा, ताकि वो बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकें। तो इंशाल्लाह वी आर आल्सो द रिसोर्स प्रोवाइडर्स। तो हम इंशाल्लाह जो एकेडमिया से रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं और प्रोफेशनल करियर से रेलिवेंट जो रिसोर्सेज हैं, हम दोनों को मुकम्मल तौर पे मुहैया करने में अपनी कोशिश के साथ जारी हैं। औरंगज़ेब साहब, आप मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर भी नज़र आते हैं जी। तो इसका आगाज़ कब से किया और कैसे शौक़ पैदा हुआ? जी सर, ऐसा है कि मोटिवेशनल स्पीकर का जो आगाज़ है ये कुछ अरसा ही हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। और ये सोच का अंदाज़ जो है ये आगाज़ जो है ये इसलिए किया गया कि हम लोग तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी कर रही हैं, और तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स भी होती हैं। सबसे अहम पहलू जो हमने इस तालीम के सफ़र में नज़रअंदाज कर दिया है वो तरबियत है। ठीक है, तो इस तरबियत के सफ़र को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशनल सेशंस जो हैं वो शुरू किए गए हैं, जिसमें इनिशियली यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पे वर्कआउट शुरू किया गया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी सेशंस रखेंगे और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है हम अपना वीएन शेयर करेंगे। और इसमें मोटिवेशनल सेशन में जो मेरा सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ वो पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके तमाम मसाइल का हल है। आप ये देख लें कि आपकी उम्र के हर हिस्से में मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आपके साथ एसोसिएटेड हैं। वो परेशानियाँ आप जब स्टूडेंट एज में हैं तो आपको एग्ज़ाम्स की हैं, असाइनमेंट्स की हैं, क्विज़ेस की हैं, आप परेशान हैं। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपको अब्यूजिव सुपरविजन है, बॉस का एटीट्यूड समटाइम अच्छा नहीं है, प्रमोशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं मिल रही, आपको जो है वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, और आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो आपके वहाँ पे भी मसाइल हैं। पर्सनल लाइफ में आप ये देख लें कि आपके मसाइल कैसे हैं कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं। अब इन सारे इश्यूज़ का, सारे परेशानियों का वाहिद जो हल है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप अपनी सोच के अंदाज़ को बदल लें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मेरा सबसे पहला जो और बहुत अहम नुक्ता है वो अपने असातिज़ा के लिए भी जब कभी सेशंस होते हैं तो हम उनसे भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग अपनी जो है वो अपने साथ में रखें ताकि उनको कहीं पे भी कोई मसला ना आए। वो हर एक प्रॉब्लम को भी एज अ अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें और वहाँ से भी लर्निंग उनको ताकि मिल सके। तो मोटिवेशन सेशंस में इंशाल्लाह जो है और टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस होती रहती हैं, तो वो एक मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे वो मज़ा आ रहा है। और बच्चों की तरबियत के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप लर्न टू चेंज फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं जी। इसका वजूद किस तरह आया और आपके साथ पैनल मेंबर कौन लोग हैं? जी सर, ऐसा है कि बेसिकली लर्न टू चेंज 2020 के फरवरी में लॉन्च किया गया। इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, लेकिन कोविड के बाद ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो शट डाउन रहे तो इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो कोविड के बाद हमने दोबारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। बेसिकली लर्न टू चेंज फाउंडेशन जो है ये इसके जो पैटर्न इन चीफ हैं हमारे वर्दी डायरेक्टर कैंपस मोहम्मद इरफान हैं, और उसके बाद मेरे साथ टीम मेंबर्स जो हैं वो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं इंग्लिश के और साइंटिफिक लैब्स के। तो मैडम नौरीन असगर और मैडम अरूज हैं, और इसमें जो पैनल मेंबर्स हैं वो हमारे पास ब्रिगेडियर सुल्तान साहब हैं, वो भी एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं।
और डॉक्टर मंसूर बाजवा साहब हैं जिनकी प्रॉपरली पूरी लाइफ ब्यूरोक्रेसी में और एक्सपीरियंसेस में गुजरी है। डॉक्टर तारिक भट्टी साहब हैं BZU के एक्स डीन हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं और भी बहुत सारे लोग इसमें हमारे पैनल मेंबर्स हैं। लर्न टू चेंज फाउंडेशन बेसिकली इन सब मेंबर्स को एक फोरम पे लाना था ताकि हमारे और वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड इन कैमरा सेशंस हो सके और हम अपने बच्चों की अगेन तरबियत को पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम इनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। तो उसी सोच का आगाज़ जो है वो लर्न टू चेंज और मोटिवेशन सेशन है और मोटिवेशन सेशन भी जो है वो लर्न टू चेंज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ही चल रहे हैं। तो लर्न टू चेंज जो है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे नेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फैसिलिटेट हो सकेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इस टाइम पे 3 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी ऑफ साइंसेस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस एंड फैकल्टी ऑफ IT है। फैकल्टी ऑफ साइंसेस में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 6 डिपार्टमेंट्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इंग्लिश। और इसके बाद मैनेजमेंट साइंसेस में हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। और IT में हमारे पास BS CS हैं और इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। और ADP प्रोग्राम्स में हमारे पास जो है वो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, तो वो भी यहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ADP में भी काफ़ी। सर, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करूँ तो आपको सफ़र करना पसंद है? जी बिल्कुल, मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है और सफ़र मुझे तब अच्छा लगता है जब मेरे अकॉर्डिंगली मेरे साथ कंपनी हो, लोगों की, अच्छे दोस्त हो मेरे साथ। तो मुझे सफ़र करना मेरी बेस्ट हॉबी है और मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में जाना, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना और सोशल रहना मुझे एनर्जी देता है। तो मैं बहुत खुश रहता हूँ सफ़र में और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने में। और खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं, तो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना। मैं जब लाहौर में रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रेस्टोरेंट मैंने स्किप किया हो जिसको मैंने टेस्ट ना किया हो। और इसी तरह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रहते हुए इसी तरह से ही, और बहावलपुर में भी खाने पीने के शौकीन और सफ़र करने के शौकीन हैं हम लोग। आपकी फ़ेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश जो है वो मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं और राइस में स्पेसिफ़िकली अगर देखा जाए तो मटन पुलाव, बीफ पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ में मटन से बनी हुई डिशेस जो हैं वो प्रेफरेबली मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो मटन के रोश हैं, मटन की बनी हुई जो हैं वो फ्राइड चीज़ें हैं, नमकीन मटन है, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान के शहरों में सबसे अच्छा तो मुझे खैर बहावलपुर ही लगता है। बहावलपुर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत साफ़ शहर है और यहाँ पे आप सड़कों पे घूमते रहें तो आपको वो स्ट्रेस नहीं मिलता जिस तरह से बाकी शहरों में आप एक स्ट्रेस में रहते हैं सिटी में ट्रैवलिंग करते हुए। लाहौर में आप देख लें, रावलपिंडी में देख लें आप, तो वहाँ पे बहुत इवन तो मुल्तान में, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा रोबोटिक लाइफ नज़र आती है। तो बहावलपुर थोड़ा सा खूबसूरत शहर है इन चीज़ों के हवाले से और नेचुरल ब्यूटी भी है। इसके बाद मुझे लाहौर जो है वो रौनक के हवाले से बहुत पसंद है। ज़िंदा दिलाने शहर, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है लाहौर में। और इस्लामाबाद जो है, मुझे ये 3 शहर जो है ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। सर, जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हुए कहते हैं कि नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, तो आपके क्या आइडियाज़ आपको आते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा सिर्फ ट्रैवल के टाइम पे ही आइडियाज़ नहीं आते, मेरा 24/7 जो है वो ब्रेन वर्किंग कर रहा होता है न्यू आइडियाज़ के ऊपर। इवन दो कि मैं जब कुछ खा रहा होता हूँ तो तब भी बैक एंड पे आइडियाज़ चल रहे होते हैं। इवन दो मैं जब डिस्कशंस भी कर रहा होता हूँ तो मेरी साथ साथ प्रोसेसिंग चल रही होती है। खैर ट्रैवलिंग के टाइम के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो मिल जाते हैं कि हम बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की किस तरह से बेहतर परवरिश कर सकते हैं, किस तरह से उनकी बेहतर रिसोर्स प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, उनके इवेंट्स, वो मेरे सोच का हिस्सा रहती हैं और मैं बिल्कुल सोचता हूँ उस टाइम के ऊपर भी। और इससे ज़्यादा मैं उस टाइम पे अपने कंपनी के साथ, दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा होता हूँ। आपको गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है या फिर शहर की? जी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मेरा आबाई इलाका ख़ुद एक गांव से है, तो मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन गांव की ज़िंदगी आपके लिए हेल्दी है, आपके लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं है गांव में रह के जिस तरह से आप शहर में रहते हुए डिफरेंट आपको एक्सपोजर्स मिल रहे होते हैं, आप ग्रो अप कर रहे होते हैं।
तो मुझे मिक्स्ड मोड में रहना अच्छा लगता है। जब मैं बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन से थकावट महसूस करता हूँ, तो मैं अपना लेयर टाइम जो है वो किसी अपने दोस्त के साथ या अपने आबाई गांव में या अपने फार्म हाउस पे जो है वो गुजारना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बेहतर महसूस होता है। अभी तक आप सिंगल हैं? ये सर आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, अभी तक सिंगल हूँ और होपफुली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंसर्न हैं अब इस मैटर को लेके, और इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर में मे बी कोई इस तरह की हो जाए कि मैं सिंगल ना रहूँ। सही, गुड लक। हाँ आपकी जी। नज़र में कामयाबी क्या है? अच्छा, कामयाबी जो है, हम लोग अमूमन सारे ही जितने भी लोग हैं, डिफरेंट सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम कामयाबी को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं कि कौन कामयाब है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने पैसे कितने कमाए हैं, ठीक है। जबकि मेरी नज़र में मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कामयाबी कतन भी पैसे कमाना नहीं है। कामयाबी जो है वो इज़्ज़त कमाना भी आपकी कामयाबी है, आपको मुखलिस दोस्तों का मिल जाना भी आपकी कामयाबी है, आप अपनी एग्जिस्टेंस से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं, ये भी एक कामयाबी है। अल्लाह ताला ने आपको खिदमत के मौके दिए हैं, तो ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपकी जो ज़ात है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें से पॉजिटिविटी निकल रही है, तो ये भी आपके लिए कामयाबी है। तो मेरा अपने जो है लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक मशवरा है कि जब भी वो कामयाबी को मैयर करें तो वो सिर्फ पैसों को ना देखें, वो अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन को भी देखें, वो अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी देखें, ऑनेस्ट रहते हुए और मेहनत करें, और अल्लाह ताला खामोश मेहनत करने वाले को भी नवाजता है, और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं तामीर और तरक्की के लिए। तो आप अपना सफ़र जो है वो ईमानदारी के साथ और मुखलिस होकर जारी रखें, तो कामयाबी आपके डेफिनेटली कदम चूमती है। आपके इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का कितना साथ रहा? जी बिल्कुल, मेरी कामयाबी में मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे जो असातिज़ा हैं और मेरे दोस्त हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा ख़ास किरदार रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि दोस्त की भी अक्सर डेफिनेशन लोग ना गलत करते हैं। मेरे नज़दीक दोस्त वो है जो आपके लिए मुखलिस है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जो आपको प्रोग्रेसिव देखना चाहता है। वो दोस्त नहीं है जो आपके लिए, हाँ ठीक है, लेयर टाइम पे आप कभी अपने दोस्तों के साथ गपशप भी करें, लेकिन फुल टाइम आपका टाइम अगर प्रोडक्टिविटी में आपके दोस्त की वजह से यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्त जो होते हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ फ्रेंड्स सर्कल को डेवलप करने में। मैं हर किसी को दोस्त नहीं बनाता और हर किसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं करता। एक रिलेशनिंग एक और चीज़ है, दोस्ती एक और चीज़ है। तो जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो हैं, वो मेरे आज तक भी मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, और मैंने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा है। और इसके साथ साथ अभी जहाँ पे करंटली मैं सर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, तो यहाँ पे जो हमारे वर्दी डायरेक्टर कैंपस हैं वो हमारे जो हैं वो बॉस भी हैं। इसके साथ साथ वो हम सबके अच्छे दोस्त भी हैं। वो हमें सिखाते भी हैं, वो हमें बताते भी हैं, और वो हम लोगों को प्रॉपरली जो है हेल्प करते हैं हमारी चीज़ों में। तो मुझे वो बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो मेरे जो है दोस्त हैं वो मेरे लिए बहुत अहम हैं, असासा हैं। मैंने उनकी खिदमत जो है मैं हमेशा याद रखता हूँ। और उसातिज़ा की तो खैर बात ही अलग है, उनकी वजह से ही तो हम यहाँ पे हैं। और उसातिज़ा का जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा अहम रहा है हमारी ज़िंदगियों में, हमें बेहतर बनाने में। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें बचपन में उसातिज़ा मिलते हैं वो आजकल की जनरेशन में हमें कम नज़र आते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसातिज़ा का जो है वो एहसानमंद है हम कि उन्होंने हमें सिखाया है। आपकी नज़र में बेहतरीन उस्ताद कौन है? मेरी नज़र में बेहतरीन उस्ताद, अच्छा उस्ताद जो होता है वो एक लीडर होता है। मैंने पहले भी एक दो मीटिंग्स में एक ये बात कोट की कि इस्लामाबाद के साथ में एक अतराफ़ में एक इलाका है गोलड़ा शरीफ, वहाँ पे एक पीर साहब है, मेहर अली शाह साहब। तो उन्होंने वो एक लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जहाँ से उन्होंने लिया, वो उनके घर के अकब में एक रेलवे लाइन गुजरा करती थी, और वो सुबह उठते और शाम तक जो है मुख्तलिफ़ ट्रेनों को गुजरते हुए वहाँ से देखते थे।
तो वो ये कहा करते थे कि जो ट्रेन का इंजन है ये उस्ताद भी है, ये लीडर भी है, और उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताया करते थे। और वो क्वालिटीज़ ये थी कि ये आखिरी डब्बे को भी साथ अपनी मंजिल पे लेके जाता है जिस तरह से अपने एडजेसेंट को लेके जाता है जी। और ये सारी मार, सारी धूप, सारी चोटें खुद खाता है और बाकी सबको प्रोटेक्ट करता है। और इसी तरह से ये ज़ोर खुद लगाता है, ये धुआं भी जो है वो काला सारा अपने ऊपर लेता है और ये उन सबको साफ़ सुथरा रखता है। तो बेसिकली वो जो ट्रेन का डब्बा था ना, वो ऑन करता है अपने सारे डब्बों को, और वो ऑन करने के बाद फिर उनको छोड़ता नहीं है। तो मेरी नज़र में बेहतरीन उस्ताद भी वो है जो सबसे पहले अपनी क्लास में हर बैठे हुए तालिब इल्म को ऑन करे। वो उतनी ही ज़िम्मेदारी पढ़ने वाले बच्चे के लिए ले जितनी अनपढ़ बच्चे के लिए भी, निकम्मे बच्चे के लिए भी उतनी ही ले। और वो अपने बच्चों को जब ऑन करना शुरू कर देगा तो बच्चे जो हैं वो उसकी रिस्पेक्ट और वो उसकी ना एक मज़े ही अलग हैं, ठीक है। और वो जो कैफियत है वो रिस्पेक्ट वाली, वो बहुत मुख्तलिफ है उस टाइम के ऊपर। तो वो उस्ताद जो है वो सबसे पहले तो ऑन करे, और दूसरी बात ये है कि वो खुद को उस्ताद बनवाए। उस्ताद सिर्फ और सिर्फ आके 40 मिनट, 45 मिनट, 90 मिनट वो प्रेजेंटेशन या किताब पे पढ़ाता रहे, वो उस्ताद नहीं है मेरी नज़र में। उस्ताद वो है जो खुद को उस्ताद बनवाता है, और जब वो खुद को उस्ताद बनवाता है ना, तो बच्चे उसकी रिस्पेक्ट भी उसी तरह से कर रहे होते हैं और उसको जो है वो ऑन भी उसी तरह से कर रहे होते हैं। तो टीचर्स जो हैं उनके लिए जो एक ये प्रोफेशन है, ये वो प्रोफेशन है जिसमें आप ह्यूमन लाइफ्स को टच कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हुए, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हुए आप हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आप हैप्पी रहते हैं ना तो वो एक नेगेटिव जेस्चर समझा जाता है। आप बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हैं, सारा दिन हंस रहे हैं, तो लोग आपको बेहतर नहीं समझ रहे, नॉन सीरियस जेस्चर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों से हंस रहे हैं, बच्चे आपको जेन्युइन चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बच्चों को आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नेचुरल लाइफ जो है उनकी आप क्लिक कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो इस प्रोफेशन से अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। इस प्रोफेशन में थोड़ी सी अगर पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाई जाए तो आप बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं। आप ड्रेसिंग में किसे फॉलो करते हैं, और अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो एक आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको ड्रेसिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ सर, ड्रेसिंग के हवाले से जो है मेरा ख्याल है कि मैं वैसे एज सच तो किसी को कोई आइडियलाइज करके फॉलो नहीं करता, लेकिन ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, सफाई निस्फ ईमान है। आपके पास बहुत ब्रांडेड चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं आप उसको साफ़ सुथरे तरीके से और बेहतर अंदाज में कैरी करते हैं तो आप हमेशा खूबसूरत लगते हैं। मैं अपने बच्चों को अक्सर ये चीज़ें कहता हूँ कि महंगे कपड़े आपको खूबसूरत ना बनाएं, आप जो हल्के कपड़े भी पहने तो वो आपके पहनने के बाद खूबसूरत बन जाए। तो बेसिकली इसमें जो है वो ड्रेसिंग सेंस जो है वो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ कि अच्छे तरीके से ड्रेसअप हूँ, और हर तरह के इन्वायरमेंट में जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैं सलवारें कमीज़ें प्रॉपर्ली पहनता हूँ, और मैं यहाँ पे रहते हुए फॉर्मल ड्रेसिंग भी कर रहा होता हूँ, और अपने वीकेंड्स पे जो है वो कैजुअल भी कर रहा होता हूँ। तो हर माहौल के मुताबिक जो है वो ड्रेसअप करना मुझे अच्छा लगता है। और मेरी मदर जो हैं वो भी मुझे हेल्प करती हैं इसमें कि आप ये कोट पहन रहे हो तो इसके साथ ये शर्ट और ये टाई जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो एक हमारे घर का एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम सबको एक दूसरे को सजेशंस दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सबकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो सबको एक वो बेहतर तरीके से चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। तो इसमें सबका ही कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। सर, सारा दिन आप काम करते हैं, ऑफिस में आते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, रिसर्चर भी हैं आप हैं, तो सारे दिन का जायज़ा रात को सोने से पहले लेते हैं? मैं अक्सर जो है वो मीटिंग्स में भी बात कर रहा होता हूँ कि अमूमन मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं वो जब आते हैं कैंपसेस में तो वो सुबह के टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो शाम तक वो बहुत थके हुए होते हैं। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, मैं उन्हें बता रहा था कि मेरे साथ ये उल्टा होता है, मैं सुबह से ज़्यादा जब जाने का टाइम होता है तो तब ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ। तो वो पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, तो मैंने उन्हें बताई कि मैं जब भी अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि औरंगज़ेब आज आपने इस कुर्सी पे बैठने के बाद कितने लोगों को हेल्प करना और कितने लोगों की दुआएं लेके जानी है। तो मैं सारा दिन, जो पेरेंट्स आ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, जो फैकल्टी मेम्बर्स आ रहे होते हैं और डिफरेंट पर्सनल्स आ रहे होते हैं, तो मैं सबको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रहा होता हूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फ़ी के इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो उनको भी हेल्प कर रहे होते हैं हम। तो उनके सारा दिन जो एक वो दुआएं लेने के बाद मैं जब एनालिसिस करता हूँ यहाँ से जाते हुए, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि हाँ, आज का जो दिन है वो मेरा बहुत अच्छा गुजर गया, मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प कर दिया। तो वो मेरे लिए जो है वो सेल्फ मोटिवेशन होती है और मैं जाने के टाइम पे फिर ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ। और मेरे जो है वो बहुत सोशल सराउंडिंग जो है वो, मेरी सोशल लोग जो मेरे सराउंड में रहते हैं वो सारे बड़े पॉजिटिव लोग हैं। मैं जिस भी कंपनी में बैठता हूँ, जिस भी जगह पे बैठता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है और मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ। मेरे अंदर वो थकावट वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम ही होती हैं। मैं अमूमन जो है वो एक्टिव और एनर्जेटिक ही रहता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है कि वो हर वक्त जो है अब कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी जो चलती रहती है। सर, आप मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहे हैं, दूसरे जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, किसी भी इदारे में हैं, मैनेजमेंट के हवाले से उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, बिल्कुल, जो तालीम है, इल्म है, हासिल करना है, वो तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए ज़रूरी है। और हमारे कुरान में जो है ये बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो आप जाएं। और इसके साथ साथ में इल्म वाले लोग अफजल हैं कम इल्म वाले लोगों से। तो आपको एकेडेमिया से रेलिवेंट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो आपको अवेल करना चाहिए। लेकिन आप चाहे इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं, आप चाहे एकेडेमिया में सर्व कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ बुनियादी सवालात आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहला सवाल, क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है? और अगर आपके पास उसका आंसर नहीं है तो फिर आप रहने दें, फिर आप ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको इस तरह से ज़रूर देखें कि आप उसकी कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको कितना प्रोडक्टिवली आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो वो दोनों जगहों पे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, वो एकेडेमिया में भी हो सकती है, इंडस्ट्री में भी हो सकती है। तो मेरा ये बल्कि रिक्वेस्ट है, मैसेज है कि जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं तो उनको चाहिए कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और एजुकेशन के सफ़र में कहीं पे भी पीछे ना रहें। वो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी आइडियल पर्सनैलिटी बीइंग अ मुस्लिम तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी जो ज़िंदगी के असूल हैं, जो सुन्ना है, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और जो उनके ख़ास तौर पे हकूक़ुल इबाद हैं उसके ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की हमारी साथ से जो है वो बिल्कुल भी कोई ज़्यादती ना हो जाए। और बड़ों पे शफ़क़त और बड़ों से अदब और छोटों से शफ़क़त भी रखी जाए। और मेहमान नवाजी में और ये सारे मामलात हमसायों का हकूक़ुल इबाद में मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है। मैं और हॉली प्रॉफिट को फॉलो भी करता हूँ। इसके साथ साथ जो है आइडियल पर्सनैलिटीज़ मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे हैं। मेरे अच्छे दोस्त भी मेरी आइडियल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे मैं बहुत कुछ ले लेता हूँ। और मैंने ये जो हासिल करने का सफ़र है, आपके अंदर जिस चीज़ की तलब होती है वो आपको मिल जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो आपको हर उस जगह पे मस्जिद नज़र आ जाएगी जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं होगा। और अगर आपकी सोच गुनाह करने वाली है तो आपको गुनाह करने की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल जाएंगी जहाँ पे आपका तसव्वुर भी नहीं होता। सबसे पहले आपके अंदर जो वो एक तलब है ना, वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो मेरे अंदर जो है वो पॉजिटिव तलब हमेशा अल्लाह का बहुत करम है कि रही है। और मैं फिर वो आइडियल पर्सनैलिटीज़ ना भी हों तो कुछ ना कुछ हासिल कर लेता हूँ। वो चाहे मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल में भी ना हो, वो एक मामूली इंसान भी होगा, तो जिस चीज़ की तलब होगी मुझे वो मैं हासिल कर लेता हूँ वहाँ से और उसको अपनी ज़िंदगी के असूलों में ऐड कर लेता हूँ। जी। औरंगज़ेब साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे आप? जी, मैं जो है वो एक मैसेज स्पेसिफ़िकली जो स्टूडेंट्स को दूंगा वो ये कि जो लाइफ है वो बहुत तेज़ी से जा रही है और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ और ओवरऑल जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि और के अकॉर्डिंगली चेंजेस चल रही हैं। हम जब बचपन में थे तो हमारे लिए मास्टर्स एजुकेशन बहुत सफिशेंट कंसीडर की जाती थी
और आज हम खुद पीएचडी कर रहे हैं तो हमें कहीं पे भी नहीं लगता कि हम कुछ ख़ास कर रहे हैं, क्योंकि पीएचडी करने वाले लोग भी एकेडमिया में, इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं। तो अपनी लर्निंग का जो सफ़र है वो कहीं भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड अपना जो है वो हमेशा ओपन रखना चाहिए, और आप ताकि हमेशा सीखते रहें और जो है वो लोगों की खिदमत का सफ़र जारी रख सकें। और उसके बाद मैं जो अहम एक दूंगा कि आप अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी को लाजमी स्प्रेड करें। आपकी ज़ात से जो है वो लोगों को अच्छी फीलिंग्स मिलें, आपकी पर्सनैलिटी से नेगेटिव वाइब्स ना उनको मिलें। तो एक तो मेरा ये अहम है, और उसके बाद जो है आपके जो ट्रू मेंटोर्स हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। तो आप ज़िंदगी में जब भी कोई फ़ैसला करें तो आप उनकी रहनुमाई लाजमी ले लें, और अगर वो आपको उसमें इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, तो वो आपका सफ़र यकीनन बहुत सक्सेसफुल होगा आपके लिए। और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त कीजिए, अपने असातिज़ा को रिस्पेक्ट दीजिए, उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए। और आप अपने सराउंडिंग में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो छोटी एक्टिविटी है, बड़ी एक्टिविटी है, वो चाहे एक रास्ते पे जाते हुए कांटे को और पत्थर को ही साइड पे कर देना क्यों नहीं है। और हर वक्त लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के लिए भलाई करें, और जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं जहाँ से आप नेकियां कमा सकते हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया और सीखने को बहुत कुछ मिला, और आई होप कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का भी। आपने हमारी जो सोच है उसको लोगों तक पहुंचाया, और आपने जो है जिस तरह के सवालात किए, मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया, और मैं काफ़ी बेहतर तरीके से अपने विजन को जो है आप तक और बाकी ऑडियंस तक पहुँचा सकता। थैंक यू, गुड लक इन फ्यूचर। जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान को, अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।